सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे आपके अभी क्वेरीज आई थी रिगार्डिंग हॉबीज। तो फर्स्ट हमें ये समझना होगा कि हॉबीज का पर्पस क्या होता है, राइट? व्हाई इंटरव्यूइंग ऑफिसर जनरली आस्क यू अबाउट योर हॉबीज, व्हाई दे आर सो मच इंटरेस्टेड। तो द मेन थिंग इज इट कि हम सबके पास कुछ ना कुछ खाली समय जरूर होता है। तो अगर हमारी कुछ हॉबीज होंगी तो हम अपना समय वहां पर यूज करेंगे, क्योंकि हॉबीज के केस में क्या होता है कि इवन इफ यू आर टायर्ड, अगर आप बहुत थके हुए भी हैं, फिर भी आपको अगर कोई समय मिलता है तो आप हॉबीज में यूज करना चाहते हैं, बिकॉज यू एंजॉय इट। ये आपको थकाता नहीं है, आपको री एनर्जाइज करता है। एंड इफ यू हैव नॉट एनी हॉबीज, अगर आपके पास कोई प्रॉपर हॉबीज नहीं है, तो खाली समय का आप यूज कैसे करेंगे? आप सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, इंटरनेट पे कर सकते हैं। तो यूज की जगह आप मिसयूज कर सकते हैं, एब्यूज कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने उनका जो स्पेयर टाइम था उसे अपनी हॉबीज के रूप में यूज करके कई ओरिजिनल आइडियाज डेवलप किए हैं, कई इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की हैं, इन्वेंशन किए हैं। इट मीन्स अगर हम कॉन्क्रीट यूज करें हॉबीज का, तो फिर वो कुछ ना कुछ रचनात्मक कर सकता है, कुछ नवाचार हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है। वी कैन कंट्रीब्यूट इन द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। लेकिन अगर मिसयूज किया, हम सभी जानते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव कि हम जानना चाहते हैं आप अपने खाली समय का यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट थिंग, आपकी हॉबीज आपको डिफाइन करती हैं। अब जैसे हॉबीज से हम कैसे क्या ड्रा करते हैं? मान लीजिए अगर आप कोई टीम गेम खेल रहे हैं, लाइक एज क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल। जैसे ही आप बताते हैं कि हम हॉकी या फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो सबसे पहले तो आयोग ये मान लेता है कि आपके अंदर टीम स्पिरिट होगी, कोऑपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। फिर कई बार आपको डिसाइड करना होता है कि कौन बैट लाएगा, कौन बॉल लाएगा, कौन विकेट स्टंप लाएगा, कौन ग्लव्स लाएगा, कौन खाने पीने की चीजें लाएगा। इट मीन्स रिसोर्स मैनेजमेंट आपके अंदर होगा। अब कौन डिफेंड करेगा, कौन अटैक करेगा, कौन गोलकीपर बनेगा, फुटबॉल हो या हॉकी हो। तो इट मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर भी आपके अंदर होगा। इट मीन्स यू हैव लीडरशिप। कभी आप जीतते होंगे, कभी आप हारते होंगे। इट मीन्स जीत और हार दोनों को आपको समान तरीके से डाइजेस्ट करना आता होगा। तो इट मीन्स आपकी हॉबीज के थ्रू हम आपके पर्सनैलिटी को ड्रा करते हैं। आपकी हॉबीज आपकी हैबिट्स बताती हैं, आपकी वैल्यूज पता चलती है। और ये सारी वैल्यूज एक अच्छा लीडर बनाने के लिए जरूरत होती है। टीम में कभी आपके लोग हारते हैं, वो डिसअपॉइंटेड होते हैं, आपको उन्हें इनकरेज भी करना होता है। तो योर एबिलिटी टू मोटिवेट, है ना, एंड ऑल्सो योर टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें आपने देखी कि दे आर वेरी नेसेसरी टू एक्सेल इन एनी लाइफ। तो मैं पर्टिकुलर देख लेता हूँ कि एग्जैक्टली आपकी क्या क्या हॉबीज है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्या क्वेश्चन किया जा सकता है। तो जैसे आप में से एक कैंडिडेट ने बोला है कि उसकी हॉबी है सोशल सर्विस। तो सोशल सर्विस इज वेरी गुड थिंग। ये दिखाता है कि आपके अंदर एम्पैथी है, स्पिरिट ऑफ सर्विस है, कंपैशन है, समानुभूति, करुणा, सहिष्णुता, सेवा भावना जैसे मूल्य हैं। बट सोशल सर्विस में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट टाइप ऑफ सोशल सर्विस यू डू, आप किस तरीके की सोशल सर्विस करते हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव हो और नॉन पॉलिटिकल नेचर की हो। तो आपको थोड़ा सा राजनीति से दूर रहना है, क्योंकि हम ऐसे लोग चाहते हैं जो पॉलिटिकली न्यूट्रल हो। तो अब आपसे पूछा जाए एग्जैक्टली, तो आपको बताना होगा कुछ पॉजिटिव तरीके के जो आज की एक बड़ी प्रॉब्लम से जुड़ी हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि मैं ओल्ड एज शेल्टर होम पर वीकली जाता हूँ। अब आप बहुत एक्टिव भी नहीं हो सकते, तो आप ये नहीं कह सकते मैं हर दिन जाता हूँ, बिकॉज यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, टाइम की कमी रहती है। तो आप उसे वीकेंड के साथ बताइए, उसे एक रेगुलर फीचर बताइए कि नियमित रूप से करते हैं। तो आप कह सकते हैं हर वीकेंड पे मैं ओल्ड एज शेल्टर होम जाता हूँ, उनके लिए कुछ घर से खाने की चीजें लेके जाता हूँ। जो फेस्टिवल्स होते हैं मैं वहां पर जरूर सेलिब्रेट करने जाता हूँ, और उनके साथ टाइम स्पेंड करना। ये जरूर बताइए कि आप इसे बर्डन समझ के नहीं कर रहे हैं, यू ऑल्सो एंजॉय इट। आपको लगता है कि दिस कैन ऐड मीनिंग टू योर लाइफ। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ओल्ड एज शेल्टर होम जाते हैं, तो फिर आपको उसका नेम एग्जैक्टली पता होना चाहिए, किस लोकेशन में है। केवल एक नहीं, दो तीन आप बता सकें तो ज्यादा अच्छा है। अब वहां पर किन लोगों से आप मिले, कुछ के नाम, तो नाम आप बताइए, और नाम भी सारे एक ही रिलीजियस कम्युनिटी या इस तरीके के ना हो, राइट? तो इट मीन्स वहां पर आप क्या एक्टिविटीज करते हैं, आप ये भी कह सकते हैं हम उनके लिए कुछ एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज करते हैं फेस्टिवल पे इस तरीके की। या कभी उनके लिए पिकनिक ट्रिप, जैसे संडे को डिजाइन किया, गाड़ी बुक करा करके उन्हें बाहर ले गए, तो क्वेश्चन ये हो सकता है लास्ट टाइम आप कहाँ ले गए थे। तो इस तरीके से आपको बताना होता है। इट मीन्स बेसिक पर्पज होता है वो क्रॉस चेक करना चाहते हैं, एंड वंस दे आर सेटिस्फाइड कि आप में ये वैल्यूज हैं। अब एक बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है
इससे आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, तो आप ये बता सकते हैं कि आप प्लांटेशन ड्राइव से जुड़े हुए हैं और आप किसी एनजीओ से जुड़े हैं, उसका नाम भी आप बता दीजिए। और आप जो बताएंगे उतना ही वो जानेंगे, तो एनजीओ का नाम हो कैसे हो, तो उसके बारे में आपको एग्जैक्ट नॉलेज भी होनी चाहिए, वो एनजीओ रियल में होनी चाहिए, राइट। वो आप उसके मेंबर हैं या नहीं, ये आपसे क्रॉस क्वेश्चन करके ही आयोग वेरीफाई करने की कोशिश करेगा। तो आप बता सकते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम से हमने मोटिवेटेड होकर के कुछ एनजीओ के साथ मिलकर के लोकल संसाधनों का यूज करके आपने कहाँ कहाँ प्लांटेशन किया, और एक जो छोटे लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, अगर आप ये बता पाए कि आपने कभी ब्लड डोनेट किया है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है किसी मेडिकल कॉलेज से मिलकर, तो आप पढ़ लीजिए किस तरीके से कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर ऐसा कुछ बोलने वाले हैं तो एटलीस्ट एक बार आपने ब्लड डोनेशन जरूर किया हो, तभी आपको उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता होंगे, अदरवाइज क्रॉस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हमें से ध्यान रखना है कि आपकी ऑनेस्टी से कंप्रोमाइज ना हो, आप जो बोले सच बोले, लेकिन सच का मतलब यह है कि वो आपके झूठ को पकड़ ना पाए, राइट। तो आपको उसको उसकी जिससे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो आपको खुद महसूस की होनी चाहिए। हाँ, आपने एक बार ब्लड डोनेट किया है तो आप ये कह सकते हैं मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। आपको बेसिक्स बताऊँ, आप ये ना कहें मैं हर महीने करता हूँ, क्योंकि 3 मंथ में केवल एक ही बार कोई ब्लड डोनेट कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से कोई एक स्टोरी आप बनाइए, किसी खास पहलू से जुड़िए, आपके साथ कौन लोग काम करते हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, इससे आप कॉन्फिडेंस से बता सकें, वहां पे सोचना नहीं है ना, पहले से डिसाइड करके जाए। अब आप में से एक और कैंडिडेट का क्वेश्चन है टेरेस गार्डनिंग। तो अगर टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन से प्लांट्स वहां पर आप उगाते हैं, जैसे सब्जियां हो सकती हैं, फल हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं। अगर सब्जियां हैं तो उनसे कौन से विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, किस सीजन में होती हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, कितने समय में उसमें फल आ जाता है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे, और एग्जैक्टली होता क्या है कि पहले आपको बोलने का मौका दिया जाता है, तो जब आप बताते हैं तो जिस तरीके के आप कीवर्ड यूज करते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अब अगर आप बताएंगे कि मैंने ये फ्लावर उगाए, तो फ्लावर के बारे में पूछा जाएगा, किस सीजन में होते हैं, कौन से फ्लावर है, राइट। और आपको क्या करना चाहिए कि जो आप क्वेश्चन बताइए तो उसको थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लॉन्ग स्केल प्लांटेशन जोड़िए, जिससे उनको ये लगे कि आपकी इच्छा तो बड़ी है, सपने बड़े हैं, लेकिन संसाधन कम है। तो भी आप टेरेस प्लांटिंग कर रहे हैं, और आगे चल करके अगर मौका मिलेगा तो आप देश के लिए और भी अगर शक्तियां मिलेंगी, संसाधन मिलेंगे, तो आप उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इट मीन्स कौन से प्लांट, कितना बड़ा आपका टेरेस है, आपसे एग्जैक्ट डायमेंशन पूछा जा सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और जो आप बताइए तो आप ये बताइए कि मेरे फ्रेंड भी कई करते हैं, तो उससे क्या होता है, ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। मतलब आप बोलिए कि मेरे मोहल्ले में लगभग सभी लोग ऐसा करते हैं, तो अपने लिए कोई झूठ बोल सकता है, लेकिन मोहल्ले के लिए और लोगों के लिए नहीं बोलेगा। आप ये भी बता सकते हैं कि मैंने मोटिवेट किया है उसमें कुछ लोगों को, राइट। तो एग्जैक्ट उन प्लांट्स के नाम, वेजिटेबल्स के नाम, किस सीजन में होती हैं, आपसे पूछ लेंगे कौन से न्यूट्रिएंट्स आप यूज करते हैं, कौन से फर्टिलाइजर डालते हैं, या फिर अगर कोई सब्जी है तो उससे कौन सा विटामिन मिनरल्स आपको मिलता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एक कैंडिडेट का कि अच्छा, जैसे टेरेस के और क्या यूजेस हो सकते हैं, तो उसमें एक आप इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से भी जोड़िए, और आप ये भी बताइए कि जो हमारा सिस्टम है उसमें अपनी छत का मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से भी यूज करता हूँ। फिर आप उसे व्यापक पाने पे देखिए कि अगर इसे लॉ बना दिया जाए, सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में प्रोविजन हो, जो नए मैप घर बनाए जा रहे हैं, अगर पर्टिकुलर स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो मैप में प्रोविजन किया जाए कि नहीं नहीं ये सबके लिए कंपलसरी कर दिया जाए, तो इसका ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे इस तरीके से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप क्लू देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर होगा जब आप बोलना शुरू करते हैं तो क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि मैं हॉबीज ट्रेवलिंग, मुझे यात्रा करना पसंद है, रिसेंटली मैं आगरा गया था, वहां पे मैंने ताजमहल विजिट किया, और मैंने पाया कि ताजमहल का कलर भी फेड हो रहा है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, और यमुना भी काफी पॉल्यूटेड थी। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने कई क्लूज दे दिए, यमुना, वाटर पॉल्यूशन, ताजमहल, एयर पॉल्यूशन, आगरा। तो अब हो सकता है कि वो इनमें से किसी ना किसी ट्रैप में आ जाए। तो इसलिए आप अपने माइंड में एक स्टोरी सोचिए। एक्चुअली होता क्या है, एक थॉट से दूसरे थॉट निकलते हैं। जैसे मैंने बोला वर्ड ग्रीन, तो आपके माइंड में प्लांट आ गया होगा, फिर प्लांट से ऑक्सीजन आएगी, फिर पॉल्यूशन आएगा। तो इट मीन्स एक आइडिया से दूसरा आइडिया नेचुरली निकलता है। ह्यूमन माइंड ऐसे ही सोचता है। तो फिर जो आपके इंटरव्यूइंग पैनल में लोग होंगे वो भी ऐसे ही सोचेंगे। तो जो कीवर्ड आप यूज करेंगे तो आप इंश्योर करिए कि उसके बारे में आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। तो अगर आप 4-5 कीवर्ड डाल रहे हैं तो उनमें से किसी ना किसी पर वो क्रॉस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आई लाइक रीडिंग और आई एम फॉन्ड ऑफ मुंशी प्रेमचंद,
तो रिसेंटली मैंने उनकी बुक पढ़ी निर्मला, उसमें महिलाओं की समस्याओं को उठाया गया है। तो मैंने यहाँ पर नॉवेल, प्रेमचंद, उनकी बुक और निर्मला और महिलाओं की समस्या के क्लू दे दिए। तो चांसेस हैं कि वो किसी न किसी में ट्रैप में आएँगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। इफ आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड तो मैं उसका बेटर अप यूज़ कर सकता हूँ। अब आप में से एक कैंडिडेट की हॉबीज है चेस। देखिए चेस में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपकी हॉबी लगे, एडिक्शन नहीं लगना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग टाइम भूल जाते हैं कितना यूज़ कर रहे हैं और कई बार आप देखिए जो हमारे यहाँ राजा-महाराजा पहले रहे हैं, वो भी चेस के गेम में इतना इन्वॉल्व हो गए कई बार कि अपनी राज की ज़िम्मेदारियों को भूल गए, राइट? जैसे राजा हरि सिंह का एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कश्मीर के बारे में। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि वो आपका एडिक्शन ही लगना चाहिए, आपकी हॉबी ही लगे। तो आप बताइए कि रेगुलर बेसिस पे आप कब करते हैं? जैसे सुबह तैयारी कितना टाइम मिलता है? पर आप बताइए एवरी संडे मेरे फ्रेंड्स आते हैं या मैं अपने फादर के साथ, पेरेंट्स के साथ खेलता हूँ, मेरा कोई भाई है। तो इस तरीके से बोलिए क्योंकि आप बिज़ी हैं, टाइम का वेस्टेज ना लगे। प्लस अब उसके बेनिफिट क्या है? तो देखिए मेंटल एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ है, कोई ग्रुप गेम नहीं है। तो जैसे फुटबॉल, क्रिकेट का आउटडोर एक्टिविटीज़ का जो इम्पैक्ट आता है, इसका दूसरे तरीके का इम्पैक्ट आएगा। जैसे वहाँ पे हम मान लेते हैं कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, टीम स्पिरिट, रिसोर्स मैनेजमेंट। तो चेस इंडोर गेम है, इससे एज़ सच कोई चीज़ें नहीं आती, लेकिन आप इसे ये बोलिए कि ये मुझे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। सम टाइम व्हेन आई स्ट्रेस, सम टाइम आई एम नॉट एबल टू गेट सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, तो अगर मैं चेस खेलता हूँ और सम टाइम जो ही नहीं मैं किसी के साथ खेलूँ, मैं खुद भी लेकर के थोड़ा रिसर्च करता हूँ और मुझे एक सिचुएशन लेकर के और ये भी आप बोल सकते हैं कि कभी-कभी कंप्यूटर पे भी गेम खेलता हूँ, लेकिन एडिक्शन बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। तो इसके जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, जिससे रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रॉफीज़ होती हैं और जो अभी रिसेंट अगर कोई अचीवमेंट रहा है इंडियंस का, चाहे जूनियर चैंपियनशिप में हो, चाहे सीनियर लेवल पर हो, तो उससे आप कोट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसे थोड़ा-सा प्रमोट करना चाहिए। तो एक हेल्दी बॉडी के साथ-साथ हेल्दी माइंड भी ज़रूरी है। अच्छे से उसमें हमें काफ़ी हेल्प करता है। तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, ऑन स्मार्ट स्क्रीन विथ इडियट बॉक्स, इट विल बी बेटर अगर हम चेस खेलते हैं, तो उसके बेनिफिट आपको बताने हैं। और देखिए कोई भी गेम जब आप खेलते हैं, जैसे एक आपका चेस है, दूसरे स्टूडेंट का बैडमिंटन और तीसरे का क्रिकेट है। तो 3 कैंडिडेट की हॉबीज़ गेम से है। इनमें से बैडमिंटन इंडोर-आउटडोर दोनों हो सकता है, क्रिकेट आउटडोर गेम है, चेस इंडोर गेम है। तो 2-3 बातें आप ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं केवल आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। जैसे आपने कहा कि जिस कैंडिडेट का गेम क्रिकेट है, हो सकता है आपसे कहा जाए कि अच्छा तो आप नेशनल लेवल चैंपियन होंगे। तो आपको नर्वस नहीं होना है, आप बोल दीजिए कि नो सर। फिर वो कहेंगे अच्छा तो फिर आपने रणजी ट्रॉफी ज़रूर खेला होगा। है ना? कभी-कभी मज़ाक में ऐसा होता है, ऐसा हुआ है कैंडिडेट के साथ। और फिर कॉन्फिडेंस के साथ कहे नो सर। और वैसे तो आपने तो लिखा ही है वाचिंग क्रिकेट, तो आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप खेलते क्यों नहीं हैं? लेकिन जो प्लेइंग क्रिकेट लिख देते हैं उनके साथ होता है। तो फिर वो इंटरव्यू बोर्ड कहेगा, तो फिर ये इनकार मत करिएगा कि आपने कॉलेज लेवल पर टीम के कैप्टन ज़रूर रहे होंगे। तो अगर आप नहीं रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली बोलिए नो सर। मैं अपने आप को फिट रखने के खेलता हूँ, मेरी हॉबीज़ है बट आई एम नॉट अ चैंपियन। राइट? और हर कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो वी विल एप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे खेला है, ये तो केवल आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए होता है। देखिए अगर हमने उस गेम से रिलेटेड कोई रोल पूछ लिया, तो ये सभी के लिए है, जो आप में से चेस खेल रहा है, जो बैडमिंटन खेल रहा है, जो क्रिकेट खेल रहा है, 3 कैंडिडेट की 3 हॉबीज़ हैं। तो गेम्स के रूल के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो कोई भी उससे रिलेटेड रूल पूछते हैं, फील्ड के डायमेंशन पूछ लेते हैं, बैडमिंटन कोर्ट का क्या साइज़ होता है, राइट? उससे रिलेटेड जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप है वो पूछ लेते हैं। अब बैडमिंटन में भी ये हो सकता है कि कौन-कौन सी चैंपियनशिप होती हैं, इंडिया के पॉपुलर प्लेयर कौन से हैं, या हम बहुत ज़्यादा इस गेम को मोटिवेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और इसके कुछ बेनिफिट भी हैं, कम प्लेस में इसका कोर्ट बनाया जा सकता है, छोटे-बड़े हर स्कूल में हो सकता है, इंडोर, आउटडोर हर तरीके के कोर्ट बन सकते हैं। तो इसे थोड़ा प्रमोट करना चाहिए और अच्छा गेम है। तो साथ ही इसे कैसे प्रमोट किया जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो बेसिकली क्या तैयार रखना है, जिस पर आप मात खा सकते हैं? सबसे पहले उससे रिलेटेड रूल्स, है ना? या फिर उसका जो डायमेंशन है और इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, वो पता हो। अब अगर किसी चैंपियनशिप के बारे में आप नहीं भी बता पाते हैं, तो बताते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी बता पाएँगे, तो कोई नेगेटिव नहीं जाएगा। लेकिन अगर बेसिक रूल्स नहीं बता पाए, तो आयोग ये मानेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं और आयोग को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं भी आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना है। ऑनेस्टी विल बी एप्रिशिएटेड। इंटरव्यू आपका आपकी वैल्यूज के बारे में है, नॉलेज का नहीं है। और
अगर आप बतलाएंगे कि नहीं सर मैं कोई चैंपियन नहीं रहा हूं, तो ऑनेस्टी अगर है, अगर रहे हैं तो आप बता भी सकते हैं, करेक्ट। उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि किस ईयर में आपने खेला था, आपकी टीम का कैप्टन कौन था। अगर ऐसे क्वेश्चन जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए पूछते हैं, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते, और सर्टिफिकेट की उनके लिए कोई वैल्यू भी नहीं होती। तो बेसिकली आपकी ऑनेस्टी को चेक करना है। क्रॉस चेक में अगर आप पकड़े गए तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो जो भी बोलिए ट्रुथ बोलिए, और अगर नहीं आता है तो फिर आप मना कर सकते हैं। क्रिकेट में थोड़ा सा बड़े डायमेंशन बन जाएंगे, और यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है रूल्स, प्लेयर और इंडिया की परफॉर्मेंस के साथ साथ जो आईसीसी है उसके रोल के बारे में। जो भी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है कि पाकिस्तान ने पहले खेलने से मना किया, तो कैसे फिर वो टर्म्स पे आया। और आपसे भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो एक टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लाइक इमरान खान के समय में, जब ये कहा जाता था कि इंडिया कितने रन से हारेगा, क्वेश्चन ये होता था बजाय इसके कि इंडिया हारेगा या जीतेगा। आज वही हाल पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, उन्होंने थोड़ा मना किया खेलने के लिए। फिर दूसरा, भारत में क्रिकेट इतना पॉपुलर क्यों है, और इसका एक डायमेंशन ये भी बनेगा कि क्रिकेट पे सट्टा जो लगाया जाता है उससे बहुत ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट होती है, इससे गवर्नमेंट ट्रैक आउट नहीं कर पाती, और ये सारा पैसा इलीगल मार्केट में जाता है, एक पैरेलल इकोनॉमी बनाता है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की फंडिंग में भी यूज होता है। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है इसे कैसे रोका जा सकता है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हमें जो क्रिकेट पे सट्टा है क्या उसे लीगलाइज कर दें। अगर आप कोई स्टैंड नहीं भी लेते हैं लीगलाइज करना चाहिए नहीं, तो आप उसके मेरिट एंड डिमेरिट जरूर डिस्कस करिए। उसकी मेरिट ये होगी कि सारा पैसा गवर्नमेंट की निगरानी में होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ सकता है, और हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस मनी को ट्रैक कर सकते हैं, उसका मिसयूज नहीं होगा टेरर फंडिंग में या ऑर्गेनाइज क्राइम को करने में। तो लीगलाइज कर भी सकते हैं, तो एक कंट्रोल वे में होगा। और अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छा तो ये होगा कि हम सट्टा मार्केट को जो उसपे होता है वो भी एक गैम्बलिंग है, उसे टोटली बैन करें। बट सम टाइम इफ वी कैन नॉट बैन इट इफेक्टिवली, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट वी कैन ज्वाइन इट। इट मीन्स सरकार इसे लीगलाइज कर सकती है, तो इससे लोगों को एक मौका भी मिलेगा अपने तरीके से इसे प्ले करने का। अदरवाइज कई बार हम देखते हैं कि लोग हाई बेटिंग करते हैं, और उसके बाद जब हार जाते हैं तो कई बार उन्हें माफिया परेशान करते हैं, उन्हें सुसाइड भी करना पड़ता है। तो मेरिट एंड डिमेरिट दोनों हैं, और जनरली यू नीड टू डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी स्टैंड प्रॉपरली। अनलेस अगर स्टैंड लेने को ना कहा जाए तो आवश्यक नहीं है कि आप स्टैंड लें, आप उसकी मेरिट और डिमेरिट को डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो आइडियल कंडीशन ये होगी कि दैट वी शुड बैन इन कंप्लीटली, लेकिन अगर हम बैन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेट है, साइबर क्राइम है, कहीं से भी बेटिंग कराई जा सकती है, और इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, किसी भी कंट्री से बैठ करके आप ऐसा गेम कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि अगर हम एक लीगल एवेन्यू दें जहां पर एक लिमिट से ज्यादा बेटिंग अलाउड ना हो, और लोगों के इनकम टैक्स वो कितना पे करते हैं उनकी इनकम के अकॉर्डिंग उनको रेंज दी जाए कि कौन कितने रेंज तक की बेटिंग कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जो एक इलीगल मार्केट है हम उसे वाइप आउट कर पाएंगे, इसका मिसयूज कम होगा। तो ये वो डायमेंशन है जिन पर आपको ध्यान रखना है। तो गेम से बेसिकली हम कुछ वैल्यूज देखते हैं। आउटडोर गेम और टीम गेम थोड़ा सा बेटर होता है। जो आपने लिखा है कि सीइंग क्रिकेट, तो आपसे क्वेश्चन जरूर होगा कि क्यों नहीं खेलते, तो यहाँ पर मत कहिएगा कि मैं खेलता नहीं हूँ, तो आप ये कहिएगा कि मैं खेलता था स्कूल लेवल पर, अपनी छुट्टी में फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ, बट आई एम नॉट अ वेरी गुड प्लेयर, और रेगुलर बेसिस पे नहीं खेलता हूँ। तो जब तक स्कूल कॉलेज लेवल पे था तब तक हम लोग छुट्टियों में, फेस्टिवल्स पर और रेगुलर बेसिस पे खेला करते हैं, लेकिन अभी भी खेलता हूँ कभी कभी, क्योंकि एक खेलने का एक अलग इम्पैक्ट आता है। कई वैल्यूज हैं जो आप क्रिकेट खेलते हैं, लोगों से मिक्स होते हैं, तभी आपके अंदर डेवलप होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर आई एम नॉट अ गुड प्लेयर, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन इट, क्योंकि आपका वो तो पहले ही आप भर चुके हैं सीइंग क्रिकेट, और इसीलिए शायद आपने सीइंग क्रिकेट लिखा होगा प्लेइंग क्रिकेट के बजाय, कि आपको लगा होगा कुछ क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरीके के। तो जस्ट नो अबाउट इट रूल्स, फील्ड का डायमेंशन, जो बड़ी इंटरनेशनल मैचेस हैं, और आईसीसी किस तरीके से पावरफुल हो रहा है, जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप पता कर लीजिएगा कि कैसे उन्होंने जो क्राइसिस आया था, पाकिस्तान ने बोला था मैं नहीं खेलूंगा, बांग्लादेश भी कुछ इसी लाइन पे जा रहा था, उन्हें हम लोगों ने लाइन पर लेकर के आए, तो उसके कौन से रेगुलर प्लेयर हैं आईसीसी के, क्या इनकम होती है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस सब पे भी अगर एक एक्स्ट्रा नॉलेज होगी इट विल बी अप्रिशिएटेड। अगर नहीं भी है तो उसके आधार पे आपको जज नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं वो नहीं पता होंगे,
राइट? आपको डायमेंशन फील्ड का नहीं पता होगा, तो वहां पर वो जरूर ये एज्यूम करेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। सो आई होप इट विल हेल्प यू, और थोड़ा सा इस पे आप अपनी तरफ से वर्क करिएगा। जिस पैटर्न पे मैंने बताया है, तो क्वेश्चन लिख करके तैयारी करिए। आपको सोचिए कि मैं गया तो मुझसे पूछेंगे हॉबीज, तो मैं क्या क्या बोलूंगा, और फिर उसको आप लिखिए या उसे रिकॉर्ड करिए आप बोल करके। फिर उसके बाद दोबारा उसे एनालाइज करिए, देखिए इसमें कौन कौन से कीवर्ड बन रहे हैं और उन कीवर्ड पे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर कौन सा कीवर्ड मैं डालूं। देखिए अगर आपका 12 से 15 मिनट का इंटरव्यू चलता है, तो उसमें हॉबीज आपकी अपनी है, उसके बारे में आप प्रिपेयर्ड होते हैं, तो कोशिश करिए जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप उनको इसी में एंगेज कर सकें, है ना, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। तो फिर अननोन फील्ड से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा कम होंगे, और यहाँ से आप एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंट एंट्री हो आपके अंदर, और जब भी बात करिए इंटरव्यूइंग पैनल की तरफ देख के बात करिए, है ना। पंखे पे देखना, विंडो से बाहर देखना, वो शो करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं, आप प्रिपेयर्ड नहीं है। और जब कोई पैनल का मेंबर बोलेगा तो आप उसकी तरफ देखेंगे, जब आप आंसर देख करेंगे तो फिर आप पूरे बोर्ड को संबोधित करना है, सबकी तरफ देख के बात करना है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।